पिछले क्लास में आप मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस समझ गए थे, उसका सारा फॉर्मूला आ गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दोनों का यूनिट। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस साथ साथ लिखते चलेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कल फॉर्मूला आपको आया था K इंटू 1000/N। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू K का यूनिट होता है पर ओम पर सेंटीमीटर गुना, हम यूनिट देख रहे हैं तो ऊपर कुछ नहीं है तो एक ले लेते हैं। नॉर्मलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर को ही हम लोग कहते हैं डेसीमीटर क्यूब। लेकिन ज़रा ये बताइए कि यहाँ सेंटीमीटर में लेंथ रहेगा, यहाँ डेसीमीटर में लेंथ रहेगा तो गलत हो जाएगा ना। तो डेसीमीटर को बदलना पड़ता है कि इसमें सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब। जब आप डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो यह तय है कि नॉर्मलिटी का वैल्यू कुछ ना कुछ बदल जाएगा, लेकिन वैल्यू ना बदलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ना बदलेगा, आंकिक मान बदलेगा, उसका मात्रक बदलने वाला नहीं है। मात्रक हम यहाँ सेंटीमीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे तो यही लिखाएगा कैसे, ये सेंटीमीटर ऊपर जाके गुना में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्यूब, और ये बचेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस ग्राम इक्विवेलेंट को भी ऊपर ले ले तो हम लिख सकते हैं पर ग्राम इक्विवेलेंट। बोलिए, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। और यदि कुछ क्वेश्चन मीटर में बात कर रहा हो तो सेंटीमीटर की जगह हो जाएगा मीटर, तो और करके हम लोग लिख सकते हैं पर ओम मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। यानी इस दोनों में से कोई भी यूनिट इसका हो सकता है। उतार लीजिए जल्दी से। कल जो छोड़ा गया था आप कर लिए हैं? जो वीडियो लेक्चर पर पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, कल कुछ छोड़ा नहीं गया था, आप आगे पढ़िए। इसी यूनिट को देखोगे ना, इसी यूनिट को तो किसी किसी बुक में ऐसे लिख देता है पर ओम पर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट। एक्चुअल में ग्राम इक्विवेलेंट या पर इक्विवेलेंट दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो ग्राम इक्विवेलेंट रहे या पर इक्विवेलेंट रहे, दोनों एक ही चीज़ है, तो घबराना मत। हमारा अगला हेडिंग होगा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, यहाँ पर सब कुछ सेम था, खाली यहाँ पर क्या आ गया था, एम मोलरिटी। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस बराबर पर ओम पर सेंटीमीटर, और ये ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मोल ले लें हम लोग। बोलिए, ऐसा कर सकते हैं या नहीं? मोलरिटी मोल पर लीटर होता है, नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। वहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट लिए थे, यहाँ पर मोल, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा पर मोल, इस जगह पर हो जाएगा पर मोल, इस जगह पर हो जाएगा पर मोल। और इसके लिए इस तरह की बातें नहीं आएंगे। उतारिए जल्दी से। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट।
हो गया, लिख लिए पूरा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का मात्रक, यूनिट। अब हम लोग पढ़ेंगे इस दोनों के बीच का रिलेशन, इस दोनों में क्या संबंध है ये देखेंगे। यदि एक दे दे तो दूसरा कैसे निकल जाएगा, दूसरा दे दे तो पहला कैसे निकलेगा, इसी बात को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। देखो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है K इंटू 1000/m। पढ़े हैं ये चीज़, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। पिछले क्लास में ही पढ़े हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर K इंटू 1000/n। पहले तो यही ना पढ़े थे, इसको सेकेंड मान लो। और तुम पहले से जानते हो नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर इंटू मोलरिटी होता है, इसको मान लो तीसरा। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? अब आप ही बताइए कि दूसरे समीकरण में इस जगह पर n के बदले हम nm रख सकते हैं? तो लिखिए साथ साथ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर K इंटू 1000/, यहाँ पर हमको लिखना था n, इक्वेशन 2 से चल रहे हैं लेकिन n के जगह पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं nm। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में 4 से भाग दे दीजिए। वी गेट, इक्वेशन 1 है लेमडा m इज इक्वल टू K इंटू 1000/m, और इसको बट्टा करना पड़ेगा इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 है लेमडा EQ इज इक्वल टू K इंटू 1000/nm। क्या आपको इसमें कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है? K से K कटेगा, 1000 से 1000 कटेगा, M से M कटेगा, यहाँ बचेगा लेमडा m बटा लेमडा EQ बराबर, ऊपर पर कुछ नहीं है तो 1, और नीचे n नहीं है 1/n है। ये n ऊपर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, तो इधर तो सिर्फ n ही ना बचेगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा m इज इक्वल टू, लेमडा m बाई लेमडा EQ इज इक्वल टू n, और यहाँ से अब आगे लिखा जा सकता है लेमडा m इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू लेमडा EQ। यानी सिर्फ n फैक्टर से ही ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब n फैक्टर, n क्या है जी? n फैक्टर निकालोगे कैसे? जैसे NaCl टूटेगा Na+Cl माइनस में, तो इसका n फैक्टर 1 होगा। AgNO3 टूटता है Ag प्लस और NO3 माइनस में, n फैक्टर 1 होगा। CuSO4 टूटेगा Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में, तो इसका n फैक्टर 2 होगा। टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ केटायन या टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ एनायन ही कहलाता है यहाँ पर n फैक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो है उस हिसाब से n फैक्टर निकलेगा, और n फैक्टर यदि निकल जाए तो बाकी का काम आसानी से हो जाएगा।
क्या रिलेशन आपको समझ में आया? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें हम पढ़े कि यह चालकता दो प्रकार का होता है, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। तो चालकता का ये कंसेप्ट तो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, लेकिन अब जो बातें हैं वो चालकता से रिलेटेड अलग तरह की बातें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। और ये बात हमारे लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी है, यह बात आपको 2-3 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार लगाइए और लिखिए हो गया लिखा हुआ है। स्टार लगाइए, लिखिए वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता, वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता निम्न बातों पर निर्भर करती है। वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न बातों पर निर्भर करती है। लिख लिए? लिखेंगे पहला, नंबर 1, विलयन में उपस्थित आयनों की कुल संख्या पर, विलयन में उपस्थित आयनों की कुल संख्या पर। दूसरा, पहला में है विलयन में उपस्थित आयनों की कुल संख्या पर, और दूसरा लिखेंगे आयनों के वेग पर। आयनों के वेग, वेलोसिटी पर। सुनो इधर, ध्यान देना। यह एक बर्तन है, हम थोड़ा सा वाटर लिए और इसमें डाल दिए NaCl, जो कि टूट गया Na+ और Cl- में। वहाँ पर बहुत सारा Na+ होगा और बहुत सारा Cl- होगा। चूँकि थोड़ी सी मात्रा में डालेंगे तो करोड़ों अरबों आयन उसमें आ जाता है। अब आप इसमें कैथोड और एनोड रॉड डाल दीजिए, और इसका जैसे ही आप इसमें करंट देंगे तो अंदर की कुछ ना कुछ चालकता होगी। मतलब यदि आप बोर्ड से इसको जोड़ दीजिए, वो जो फैन उन चलाते हैं उतना वोल्टेज से, तो आप इसको छुइएगा तो आपको कस के झटका लगेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि ये झटका आपको कब ज़्यादा लगेगा और ये झटका आपको कब कम लगेगा। बात सीधी सी है, चालकता ज़्यादा होगी तो झटका जोर का होगा, और चालकता कम होगी तो झटका कम होगा। ये चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है? अभी लिखें आप, देखिए पढ़ के बताइए। विलयन में उपस्थित आयनों की कुल संख्या पर। इसका ये मतलब हुआ, सुनो, तुम इसमें कितना NaCl डाले हो इस बात पर निर्भर करता है कि तुमको झटका कितना लगेगा। और दूसरा, इस बात पर निर्भर करता है कि Na+ और Cl- जो विलयन में घुला है, तो विलयन में घुला होगा तो उस आयन की कुछ ना कुछ गति होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उसकी वेलोसिटी कितनी है, इस बात पर, दो बात पर निर्भर करता है। अब कैसे, सो सुनिए। अंदर में Na+ और Cl- आयन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टिंग का काम उतना ही ज़्यादा होगा। ट्रांसपोर्टिंग के काम का मतलब इलेक्ट्रॉन को लाने और ले जाने का काम। और इलेक्ट्रॉन जितना
तेज़ी से आएगा जाएगा, या इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा मात्रा में लाया और ले जाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना ज़्यादा होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। इसका सीधा मतलब है कि यदि विलयन में आयन की संख्या अधिक होगी तो विलयन की चालकता भी अधिक होगी। अब बात समझ में आया कि कैसे वो निर्भर करता है। दूसरा सुनिए, अब आयन का जो संख्या है उसको फिक्स कीजिए और अब आयन की गति पर आइए। अब हम NaCl की मात्रा को बढ़ाने घटाने वाले नहीं हैं, जितना डाल दिए सो डाल दिए। अब हम आयन की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे, अब इसके चाल को देखेंगे। यदि ये कण भारी होगा तो इसका मूवमेंट थोड़ा कम होगा, और यदि ये कण हल्का होगा तो इसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, तेज़ी से होगा। जैसे Na+ और NH4+ में कौन ज़्यादा मूव करेगा? Na+ और NH4+ में कौन ज़्यादा मूव करेगा? NH4+। वो भारी भरकम मॉलिक्यूल है जी। या फिर इसी में कैल्शियम के जगह पर रुबिडियम ले लो जो थोड़ा बड़ा साइज का होता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होता जाएगा, हेवी साइज होता जाएगा, उसका जो मूवमेंट होगा वह उतना ही कम होगा। तो अब हम ये समझा रहे हैं तुमको कि ये जो आयन है इसका कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, और यह जितना तेज़ी से गति करेगा, ट्रांसपोर्टिंग उतना तेज़ी से होगा। देखिए पहले क्या था, ट्रांसपोर्ट करने वाला चीज़ ज़्यादा मात्रा में था जब आयन की संख्या ज़्यादा थी तब। अब मान लीजिए किसी सामान को आप ढो रहे हैं, 100 गो गाड़ी है, गाड़ी सब चल रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, 1 घंटा में 1 किलोमीटर चला, कितना सामान ढोआ पाएगा? लेकिन वही गाड़ी यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले तो सामान ज़्यादा ना ढोवाने लगेगा। बात समझ में आ रही है? यानी गति जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टिंग उतना ही ज़्यादा होगा और तेज़ी से होगा, और ऐसी स्थिति में चालकता उतनी ही अधिक होगी। इसका सीधा मतलब है कि यदि आपको चालकता बढ़ाना है ना विलयन का, तो आप विलयन के अंदर आयन की संख्या बढ़ा दीजिए, और एक और काम कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आयन की गति भी बढ़ जाए। जैसे गति कैसे बढ़ेगा आयन का बताओ तो? इसको गर्म कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, गर्म कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी फटाफट इसका बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और इसकी चालकता बहुत बढ़ जाएगी। तुम लोग पढ़ा होगा कंडक्टिंग वायर में जब वो गर्म हो जाता है तो उसका प्रतिरोध और बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने से चालकता घट जाती है। ये बात आप फिजिक्स में पढ़े हो, लेकिन केमिस्ट्री में बात उल्टा है। यहाँ पर ताप बढ़ने से चालकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको अभी बस 2 चीज़ समझाना चाहते हैं, और वो आप समझिए कि वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, आयनों की कुल संख्या पर और आयन के गति पर, आयन के वेग पर। आयन की संख्या और आयन का गति जितना ज़्यादा होगा चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब इस दोनों चीज़ के बढ़ने से चालकता बढ़ती है, दोनों चीज़ के घटने से चालकता घटती है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब हम लोग पढ़ेंगे चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। रुकिए, पहले एरो दीजिए और लिखिए। तो लिखेंगे वैद्युत अपघट्य वाले विलयन में, वैद्युत अपघट्य वाले विलयन में, वैद्युत अपघट्य वाले विलयन में आयनों की संख्या के बढ़ने से, आयनों की संख्या के बढ़ने से तथा आयनों की गति के बढ़ने से आयनों की संख्या बढ़ने से तथा आयनों की गति बढ़ने से, कौमा, दोनों स्थिति में चालकता बढ़ती है। दोनों स्थिति में चालकता बढ़ती है। दोनों स्थिति में चालकता बढ़ती है। लिख लिए? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले
कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान से सुनो, किसी चीज पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ेगा, यदि हम ये समझना चाहते हैं तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह चीज़ किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? आपका पढ़ाई का क्वालिटी कैसे प्रभावित होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पढ़ाई की क्वालिटी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। आपके पढ़ाई की क्वालिटी निर्भर करती है सामने टीचर कैसे हैं, वो कितने नॉलेजेबल हैं, किस तरह से वो आपको पढ़ाते हैं और कितना बढ़िया समझाते हैं। मतलब एक अच्छे टीचर और एक ख़राब टीचर पर। दूसरा, आप कितना रेगुलर रहते हैं, आपका दिमाग कितना तेज है इस चीज़ पर। तीसरा, कैसा व्यवस्था दिया जा रहा है इन चीज़ों पर। अब बताइए आपका पढ़ाई कैसे डिस्टर्ब होगा यदि टीचर खराब हो, यदि व्यवस्था खराब हो, और यदि आपको पढ़ने के बदला गाना सुनाया जाए। हाँ या ना? आप पढ़ाई नहीं कीजिए, आप यहाँ आइए और हम आपको गाना सुनाएंगे। आज भी गाना सुनाएंगे, कल भी सुनाएंगे, परसों भी सुनाएंगे। पढ़ाई हो जाएगा खूब। अरे हम तो कभी कभी गाना का लाइन बोल दिया करते हैं कि माहौल बना रहे। तुम लोग को देखते तो सब फ्रस्ट्रेट हो गया है एकदम। पढ़ते पढ़ते तुम लोग का जो है सो दिमाग भर जाता है एकदम। केमिस्ट्री के साथ साथ वायरस भी लोड हो जाता है। तो एक्चुअल में वो सब एंटी वायरस का डोज है जो तुमको दिया जाता है, जिससे माहौल क्रिएट हो जाता है एक बार फिर से पढ़ाई का। और ये एक पैडागॉजी है। तो हम कभी कभी का लाइन बोल देते हैं तो माहौल बदला, फिर से हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि भर क्लास लाइनें बोलते रहे गाना का और बीच में एक लाइन पढ़ा दें, तब पढ़ाई होगा। तो इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि चालकता किन की चीज़ों से प्रभावित होती है, तो आपको ये जानना चाहिए कि चालकता किन की चीज़ों पर निर्भर करती है। और ये बात तो आप जान चुके हैं। अब हम ये जान सकते हैं कि चालकता किन की चीज़ों से प्रभावित होती है। आप हेडिंग लिखे हैं चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। इंग्लिश में लिख दीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे भी हम लोग वैद्युत अपघट वाले विलियन की ही चालकता पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग तो यही रहेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे दो केस में। नहीं, पहले हेडिंग डालिए, ये पूरा हो चुका है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सांद्रण का प्रभाव। लिखो, सांद्रण का प्रभाव, या इसी को हम लोग कहेंगे तनुता का प्रभाव। सांद्रण का प्रभाव या इसी को कहा जाता है तनुता का प्रभाव। इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं दो केस में। एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट के केस में और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के केस में। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। केस 1 डालिए। हिंदी में लिख दें, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका आयोनाइजेशन 100% होता है और इसके अल्फा का मान 1 होता है। आप याद कीजिए, सॉल्यूशन यदि लेक्चर पढ़ें तो ये सब बात बताया गया है। और नहीं जानते हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझा देंगे आगे। अरे बैटरी वाला कहाँ चला गया? एक आदमी खड़ा हो, इधर ऊपर आओ तो। बैटरी डिस्चार्ज हो गया। देखो तो उसमें बैटरी वाला एक है क्या डब्बा? अंदर में उसमें हाँ, उसमें देखो तो अंदर में। चलो देखो आप,
इधर देखिए, बात मत कीजिए रे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हम आपको बता देते हैं। हम पहले 2 बार बता चुके हैं, एक बार सॉल्यूशन में और एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ रहे थे वहाँ पर, जहाँ पीएच वगैरह बताए थे, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ ये सब बताए थे, वहीं पर ये सब बताए थे। वैसे हम आपको फिर से बता देते हैं। ये एक विलियन है NaCl का, इसमें हम डाले कौन चीज़, Na प्लस और Cl माइनस। NaCl एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। NaCl, KCl, MgCl2 यह सब प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। HCl, HNO3। एक्चुअल में यह सब को जब तुम पानी में डालोगे ना, तो NaCl का यदि 100 पार्टिकल डालोगे, यानी 100 मॉलिक्यूल डालोगे, तो 100 का 100 टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। यानी तुम डाला 100 NaCl, तो अंदर में तुमको 100 मिलेगा Na प्लस और 100 मिलेगा Cl माइनस। एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं। जैसे CH3COH, ये टूटता है CH3COO माइनस में और H प्लस में, लेकिन इसका जब तुम 100 गो डालोगे तो 100 गो में 1 गो या 2 गो टूटता है, उससे ज़्यादा नहीं टूटता है। डालोगे 100 गो, तुमको आयन मिलेगा 1 गो इसका 1 गो इसका, या 2 गो इसका 2 गो इसका। तो प्रबल और दुर्बल में अंतर समझ में आया। प्रबल जो 100% डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है, और दुर्बल जो 100% आयोनाइज नहीं होता है। जितना लिखा गया है उतना लिख लीजिए फटाफट। बनाइए, फिगर बनाइए जल्दी, जरूरत पड़ेगा इसका। जब तुम NaCl इसमें डाला होगा तो शुरू शुरू में कुछ ना कुछ इसका सांद्रण रहा होगा ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें पानी मिलाने वाले हैं, वाटर। और वाटर मिलाना ही तनुता कहलाता है। तनु करना, पतला करना, पतला करना। तुम पानी मिलाओगे, यदि इसमें तुम NaCl मिलाए हुए हो और अब पानी मिलाओगे, तब धीरे धीरे विलियन पतला होगा ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि पानी मिलाने से क्या Na प्लस और Cl माइनस की संख्या बढ़ घट जाएगी? यानी आयनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जब हम इसको तनु करेंगे या इसके सांद्रण को कम करेंगे तो आयनों की संख्या बदलने वाली नहीं है। किस केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन गति बदलेगा। गति कैसे बदलेगा? जब तुम इसमें पानी मिलाओगे तो इसका लेयर यहाँ तक है पहले, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेयर लगातार बढ़ता जाएगा। तो Na प्लस और Cl माइनस को घूमने का जो जगह है वह ज़्यादा ना मिलेगा। और यदि घूमने का जगह ज़्यादा मिलेगा तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। और यदि बीच की दूरी बढ़ गई तो पहले Na प्लस और Cl माइनस सटा होगा तो कुछ ना कुछ आकर्षण इस दोनों में होगा, और आकर्षित होकर हो सकता है दोनों भारी हो गया हो और फ्रीली घूम नहीं पा रहा हो। लेकिन जब पानी मिला देंगे, दोनों आयन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो यह पहले की तुलना में अधिक वेग से घूमना स्टार्ट करेगा। और यदि अधिक वेग से घूमना स्टार्ट करेगा तो निश्चित है कि इसका चालकता हल्का सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आयन के वेग के बढ़ने से चालकता बढ़ती है। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक पूरा कर लिए आप? ये जो बात हम बाद में लिखे, आप इसको भी लिखिए। ये तीर जो देके लिखे हैं ना, इसको दिखाइए। लिखेंगे जब, नीचे एरो दीजिए, लिखिए जब प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन को, जब प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन को तनु किया जाता है। तनु का मतलब पतला किया जाता है, मतलब पानी मिलाया जाता है। जब प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन को तनु किया जाता है तो आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो आयनों के
बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण धनायन तथा ऋणायन के बीच का आकर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण धनायन तथा ऋणायन के बीच का आकर्षण बल कम हो जाता है। जिसके कारण धनायन और ऋणायन के बीच का आकर्षण बल कम हो जाता है और आयन की गति बढ़ जाती है, और आयन की गति बढ़ जाती है। आयन की गति बढ़ जाती है, आयन की गति बढ़ जाती है, और दोनों का एक एक कंसेप्ट है, लिखने के लिए लिख सकते हो लेकिन ज़्यादा फ्रेश ही है। आयन की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण और नहीं, और को काटिए, बीच में टोकेगा, यही सब होगा। आयनों की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण ऐसे विलयन की चालकता तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सुनो, हमने कहा कि तनुता के साथ सांद्रण बढ़ने लगता है। तनु यदि होते जाएगा विलयन तो उसका सांद्रण कम होने लगेगा ना, यानी सांद्रण जितना कम होता चला जाएगा चालकता उतना ही अधिक हो जाएगा। तब तो हम ये बात लिख सकते हैं, लिख दो तुम भी नीचे में, कि ये जो कंडक्टेंस है इसका उल्टा संबंध है कंसंट्रेशन के साथ। बोले लिख सकते हैं कि नहीं? कंसंट्रेशन ज़्यादा तो कंडक्टेंस कम, और कंसंट्रेशन कम तो कंडक्टेंस ज़्यादा। कंसंट्रेशन कम कब होगा? जब तुम पानी मिला दोगे, और कंडक्टेंस ज़्यादा कब होगा? जब पानी कम होगा। समझ में आ रही है बात? तो नीचे ये बात लिखिए, नीचे फ्रेश लिखिए बिल्कुल बड़ा में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये लिख के घेरिए। बोलो लिख लिया? अब हम इस विलयन की चालकता पर कुछ काम करने वाले हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसको आपको समझना है। अभी देखिए, हम एक बर्तन में पानी लिए, उसमें NaCl मिलाए जिसका प्रारंभिक सांद्रण कितना m है? 0.5 m। हम इसमें 2 रॉड डाले और चेक किए कि प्रारंभ में इसकी चालकता कितनी है। तो प्रारंभ मान लो कि ये 0.6 है, तो प्रारंभ में इसकी चालकता 0.6 m यही है ना जी? सांद्रण C या इसी को हम लोग m से सूचित करते हैं। तो शुरू में हम 0.6 माने हैं, तो शुरू में मान लो इसकी चालकता इतनी है। अब तुम क्या करो, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दो, तो पानी मिला दोगे तो सांद्रण घट जाएगा ना, सांद्रण घटेगा तो चालकता थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये अब मान लो ये घट के हो गया 0.5, तो हो सकता है अब इसका चालकता इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आ गया हो। थोड़ा और पानी मिला दीजिए, सांद्रण हो गया मान लो 0.4, इसका चालक बात तो वही रह गया लगभग। और घटाए सांद्रण, तो ये हो गया, यहाँ पर एक्चुअल में 0.5 2 बार लिखा गया था, तो और घटा दिए तो हो गया मान लीजिए 0.5, और घटा दीजिए हो गया 0.4 हो, और पानी मिलाते जाइए, सांद्रण घटाते जाइए, घटते गया और धीरे धीरे चालकता जो है सो बढ़ता गया। अब यदि हम इसको दिखाएं तो ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा। इसका यदि ग्राफ खींचोगे ना तो ऐसा आएगा, ऐसा लगेगा कि लाइन धीरे धीरे
चढ़ रहा है, इसका ढाल बहुत कम होता है, क्योंकि आयन की गति के बढ़ने से चालकता बढ़ती जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, कम कम बढ़ता है, इसीलिए ये स्लोप बहुत कम है। स्लोप यदि बहुत ज़्यादा, स्लोप यदि ऐसा रहता इसका मतलब सांद्रण हल्का घटा तो चालकता बहुत बढ़ गया। तो समझ रहे हैं ना, ग्राफ में इस सब चीज़ का मतलब होता है अपना। कोई कहेगा कि हो नहते दिए सीधा ना खींच दे कर तो खींच दे, बात तो बराबरी नहीं हो जाएगा, बात बराबरी नहीं हो जाएगा, बात उलट का पुलट हो जाएगा। इसीलिए पूरा कंसेप्ट के साथ आप लोग ग्राफ पढ़ा कीजिए, ग्राफ बहुत सेंसिटिव चीज़ होता है। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पर सांद्रण कितना है 0.2, यहाँ पर कितना है 0.1, यहाँ पर कितना है? तुम ही जरा बताओ कि सांद्रण 0 कब होगा? सांद्रण बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम। सांद्रण 0 तब होगा जब वॉल्यूम अनंत होगा। इफ वॉल्यूम इज इनफाइनाइट देन कंसंट्रेशन इज 0। क्या तुम्हारा मजाल है कि तुम इसको पतला करते 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 इसके आयतन को अनंत कर दो? क्या प्रैक्टिकली कर सकते हो? तो जब तुम अनंत इसको कर नहीं सकते हो तो क्या तुमसे ये सांद्रण कभी भी 0 हो पाएगा? लेकिन यदि तुम आयतन अनंत कर दिया तो उस समय सांद्रण जरूर 0 होगा। तो अब बताइए कि ये 0.7 पर हम माप लिए लैब में, 0.5 पर माप लिए, लेकिन क्या 0 पर माप सकते हैं? हम लैब में सांद्रण को 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उसके आयतन को अनंत तक बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब हम उतना पानी नहीं मिला सकते हैं, भर धरती पानी होगा तैयो तो उसको हम अनंत नहीं कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है कि इस विलयन की चालकता हम ज्ञात कर पाएं 0 सांद्रण पर या अनंत तनुता पर? नहीं, लैब में संभव नहीं है लेकिन ग्राफ पर संभव है। अब आप क्या कीजिए, इस ग्राफ को एक्स्ट्रा खींच दीजिए। स्केल से यदि हम इसको मिला दें तो हमको ये पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यह पॉइंट देखो 0 सांद्रण पर ही करना ये चालकता है, इसीलिए इस पॉइंट का एक सिंबल होता है लैम्डा 0। इसको हम लोग पढ़ते हैं 0 सांद्रण पर चालकता, कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। अच्छा, इसी को हम लैम्डा इनफाइनाइट भी तो कह सकते हैं। अनंत तनुता पर यानी अनंत आयतन पर जो चालकता होगा वो, अनंत तनुता का मतलब अनंत आयतन। तो अब ये सिंबल तो आप नहीं भूलोगे, क्या पढ़ेंगे इसको? कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन, 0 सांद्रण पर चालकता, या इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो अनंत तनुता पर चालकता या अनंत आयतन पर चालकता, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आई ये दोनों बात? तो ये हुआ इसका मतलब कि हम अनंत तनुता पर यदि हम चाहें तो प्रबल वैदित अपघट्ट का चालकता ज्ञात कर सकते हैं अनंत तनुता पर, लेकिन ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से संभव नहीं है। यदि यह चीज़ हमको करना है तो इसके लिए हमको ग्राफ का एक्स्ट्रा पॉलिटिंग करना पड़ेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्राफ का बहिर्वेशन। जहाँ तक तुमसे संभव हुआ किया और उसके बाद स्केल लेके उसको मिला दिया। हमने यहाँ का मान निकाला नहीं, हमने यहाँ का मान निकाला नहीं लैब में, ये तो हम ज़बरदस्ती ना मिला दिए। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ का बहिर्वेशन। और तुम देखो जहाँ तक हम काम किए वहाँ तक सॉलिड लाइन है और उसके बाद पार्शियल लाइन है, डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन जहाँ से स्टार्ट हुआ हमने ये समझा कि हम यहाँ से अब निकालने में सक्षम नहीं है, स्केल पर हम उसको निकाल दिए। आई बात समझ में? उतारिए अब। तो यहाँ से ये मतलब समझ में आया कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट की चालकता निकाली जा सकती है 0 सांद्रण पर, लेकिन लैब में नहीं, एक्सपेरिमेंट से नहीं, प्रयोगशाला में ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन कॉपी कलम पर यह काम किया जा सकता है। जितना तक निकाल सकते निकाल लीजिए, 2 पॉइंट मिलेगा, ग्राफ का बहिर्वेशन कर दीजिए, ग्राफ का एक्स्ट्रा पॉलिटिंग कर दीजिए, तो वह आसानी से निकल जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन हम किए हैं ना, इसको बोला जाता है ग्राफ का बहिर्वेशन। लिख दें क्या कहें? ये हिंदी में ऐसे लिखाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिंग। कल इसका दूसरा केस होगा जिसमें तुम पढ़ोगे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की चालकता पर सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है। उस पर अजीब प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर बातें अलग होती है।
दुर्बल वैद्युत अपघट्य में जब तुम पानी मिलाओगे ना तो उसका आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। पहले यदि वो 2 गो टूट रहा था, थोड़ा पानी मिला दोगे तो अब 4 गो टूटने लगेगा, थोड़ा और पानी मिला दोगे 10 गो टूटने लगेगा। तो वहाँ पर आयन की संख्या भी बढ़ जाती है, आयन की गति भी बढ़ जाती है, चालकता बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ये बात आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ये बात कल पढ़ेंगे। बोर्ड पर जितना बात लिखा गया है आप सबको उतार लीजिए और उतारने के बाद बस एक लाइन लिख दीजिए और चले जाइए। क्या हो गया? क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? 9-10 हो गया। बस एक लाइन लिख के छोड़ दीजिए। प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता अनंत तनुता या शून्य सांद्रण पर ग्राफ के बहिर्वेशन से निकाला जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लेमडा 0 और लेमडा इनफाइनाइट आया है, इसको तुम कहीं अपना नोट कर देना। ये लेमडा ये क्या है? कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन, या इसी को हम लोग लेमडा इनफाइनाइट पढ़ते हैं। ये है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ही इनफाइनाइट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। इसको आप कहीं लिख लेना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि लेमडा 0 लेमडा इनफाइनाइट ये है कौन चीज़। हम नीचे में लिख दिए, हमारे पास यहाँ पर जगह था। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका केस 2 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। 3 दिन और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में। 3 और लेक्चर की जरूरत पड़ेगी आपको। आज के लिए बस इतना ही। Peace.